नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सब लोगों के बीच में लेकर आया इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की क्लास को, जो कि आप लोगों की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को पुनः आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर साबित होने वाला है। ठीक है, तो जिन भाइयों को लगता है कि वो अपनी एग्जाम्स को लेकर के काफी बेहतर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या है भाई, आप लोग जो है कि गूगल पे जाओगे और एड्रेस बार में लिखोगे, क्या लिखा है यहाँ पे, www.globaliti.org। और जैसे ही टाइप करोगे या सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो जैसा स्क्रॉल खुल के यहाँ पे आया, सेम दैट स्क्रॉल खुल के आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके स्क्रीन पर आएगा। और यदि आप वहां से चाहते हो कि निमी से रिलेटेड, यानी जिस पैटर्न से आपका जो है कि एग्जाम आता है, वहां से जो है कि टेस्ट देना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ITI निमी टेस्ट मार्क फ्री। यानी आपको यहाँ पे कोई चार्ज लगने वाला नहीं है और आप जो है कि टेस्ट फ्री में दे सकते हो। यहाँ पे लिखा है ITI निमी क्वेश्चन PDF 2025 फ्री। यानी यहाँ पे PDF वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका चाहो तो जेरॉक्स वगैरह करा के अपने एग्जाम को काफी बेहतर कर सकते हो, वो भी फ्री में। यहाँ पे कोई शुल्क, कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है। ठीक है भाई। देखो अगला, सीबीटी एग्जाम, निमी से रिलेटेड मॉडल पेपर, यानी या फिर आपकी जो है मार्कशीट वगैरह, या फिर किसी वैकेंसी जो आपकी PSU या फिर सरकारी या फिर अच्छे लेवल पे जो जॉब्स वगैरह भर्ती आते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है कि हमारे ग्लोबल ITI के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई लोग, चलो तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। और आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, और देखो और आंसर दो भाई लोग। चलो देखो, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज यूज फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी वह कौन सी मोटर होती है सिंगल फेज जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो देखो अब तक हम लोग जितना भी मोटर पढ़े हैं, जैसे डीसी मोटर पढ़े, ठीक है, वो सब अलग था। उसके बाद इंडक्शन मोटर पढ़े, वो भी अलग है। लेकिन देखो जैसे इसमें ऑप्शन दिया है कि स्टेपर मोटर, रिपल्सन मोटर, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर। ठीक है, तो ये सब सारे जितने हैं, ये सब AC मोटर्स क्या है, AC मोटर्स हैं। और ये स्पेशल मोटर है, इनकी डिजाइनिंग भी स्पेशल होती है और सभी जो है कि स्पेशल कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और अगर पूछ देगा इन सब सारे मोटर कैसी हैं, तो ध्यान रखना सभी AC पे वर्क करते हैं, लेकिन कोई भी इंडक्शन मोटर नहीं है। ये सब सारे के सारे मोटर कौन सी हैं, सारे के सारे मोटर भाई सिंक्रोनस मोटर होती हैं, इसमें कोई सा भी मोटर हो। ठीक है, तो ये जो है कि आपको ध्यान देना है। थोड़ा आप समझो स्टेपर मोटर के बारे में। स्टेपर मोटर के बारे में यदि आप स्टेपर मोटर के डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा सा देखोगे मेरे भाई, तो इसकी डिजाइनिंग इस तरह से होती है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये रुक रुक के चलती है। रुक रुक के चलने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखते हो प्रिंटर वगैरह में एक बार जो है कि आप देखते हो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता रहता है आपका जो प्रिंटर, तो प्रिंट होकर पूरा निकलता है, स्कैनर वगैरह। तो उसमें यूज किया जाता है आपकी स्टेपर मोटर, उसमें यूज की जाती है आपकी स्टेपर मोटर। इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अगला है रिपल्सन मोटर। क्या है अगला भाई, रिपल्सन मोटर। तो रिपल्सन मोटर के बारे में मैं काफी डिटेल में अगला आगे क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर के बारे में पिछली क्लास में काफी डिटेल बता चुका हूँ कि हिस्टेरिसिस मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इसकी डिजाइनिंग क्या है, रोटर कैसे बना होता है, कोबाल्ट स्टील से या फिर एल्यूमिनियम वगैरह से, सारी चीज में डिस्कस कर चुका हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखो, रिलक्टेंस मोटर। तो रिलक्टेंस मोटर के बारे में थोड़ा समझो। रिलक्टेंस जो मोटर है, सबसे ही क्लियर हो रहा है। रिलक्टेंस का हिंदी क्या होता है, प्रतिष्ठम आप जिसको हिंदी में बोलते हो। रिलक्टेंस का मतलब ये होता है भाई सिंपल सा, कि एयर गैप। क्या होता है, एयर गैप। जैसे कि मैं इसको मिटा रहा हूँ, जैसे कि ये आपका सपोज दैट एक रोटर हो गया, एक आपका क्या होगा ये भैया, रोटर हो गया। ठीक है, और ये आपका स्टेटर हो गया। आपने जो है कि स्टेटर पर सपोज दैट कोई भी सप्लाई दे दिया, तो आप जानते हो कि जैसे आप स्टेटर पर ऐसी सप्लाई दोगे, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, यानी N और S पोल जनरेट होंगे। N और S पोल जनरेट होंगे। मैंने मान लिया कि जो NS और पोल है वो जनरेट हो रहे हैं, तो सपोज दैट, एक सेकेंड, स्टेटर के लिए ये यहाँ पे N जनरेट हुआ है, ये S से यहाँ पे जनरेट हुआ है। आप जानते हो कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है N से S की ओर जाती है, बोलोगे जी सर बिल्कुल जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये N से S की ओर जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो फ्लक्स होगा ये इधर से इधर जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो लो रिलेक्टेंस को फॉलो करती है। किसको, लो रिलेक्टेंस पथ को फॉलो करती है। लो रिलेक्टेंस पाथ का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जिस रास्ते, ऐसा रास्ता, ऐसा पथ जिसमें सबसे कम से कम एयर गैप आए, और जो चुंबकीय
गुण दिखाने वाला पदार्थ है वो सबसे अधिक है। तो आप जानते हो कि भाई ये सब तो एयर गैप है, ये सब तो एयर गैप है। लेकिन जो आपकी जो रोटर है, और यहाँ पे कौन सी रोटर है, वो सेलेंट पोल है। कौन सी भाई? सेलेंट पोल रोटर है। ठीक है। तो जो रोटर है वो क्या है, आपका मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होते हैं मेरे भाई, वो लो रिलक्टेंस को फॉलो करने के लिए यहाँ से तो गमन स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आएंगी, फिर यहाँ से फिर इधर की ओर जाएंगी। इसका मतलब क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं अपना रास्ता इधर से इधर जब तय कर रही हैं, तो आप बताओ क्या चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर जा रही हैं, तो क्या यह इस पर एक जो है कि टार्क नहीं लगेगा, जिसको आप बोलोगे रिलक्टेंस टार्क। क्या बोलोगे भाई? रिलक्टेंस टार्क। यानी यह इस रास्ते को जब फॉलो करेगा तो ये जो आपका रोटर है इस डायरेक्शन में घूम जाएगा, इस डायरेक्शन में घूम जाएगा, और ये कंटिन्यूअसली रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता रहता है, और कंटिन्यूअसली ये घूमती रहती है। तो अपना रिलक्टेंस को क्या करती है, कम करती है। उस रिलक्टेंस को कम करने के लिए ही आपकी मोटर क्या करती है, रोटेट करने लगती है। और आपसे पूछा जाता है भाई ये किस स्पीड से रोटेट करते हैं? भाई ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सारे के सारे जो स्पेशल ये मोटर हैं सब सिंक्रोनस मोटर है, यानी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती हैं। तो ये रिलक्टेंस मोटर की कहानी होगी। थोड़ा बहुत हिस्टेरिसिस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिपल्सन के बारे में बोला हूं कि मैं बताऊंगा, जो स्टेपर मोटर के बारे में वो भी मैंने बता दिया। तो देखो हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए स्टेपर मोटर यूज होती है, जो कि आपके देखो आपके यदि क्वेश्चन पीडीएफ में देखा जाए तो ये आंसर दिया है, लेकिन आपके जो बुक है निमी की बुक, उसमें जो है कि रिलक्टेंस मोटर का आंसर दिया है, और गूगल से सर्च करो तो भाई हिस्टेरिसिस बताता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेपर मोटर आपका आंसर दिया तो स्टेपर मोटर ही मारना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज्ड इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। यानी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर जो रन इंडक्शन मोटर होती है, उसमें जो यूज होने वाला है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, वो क्या काम करता है। तो क्या मैं आपको ये नहीं बताया हूं कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो हमेशा और हमेशा कहां पे लगता है? आप बोलोगे सर कहां पे लगता है, मैं बताऊंगा मेरे भाई। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है वो जो आपकी रनिंग बैंड सॉरी सपोर्टिंग बाइंडिंग, या फिर जिसको आप ऑक्सिलरी बाइंडिंग बोलते हो, सपोर्टिंग बाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी बाइंडिंग बोलते हो, उसके सीरीज में लगी होती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच। उसके सीरीज में लगी होती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी ये यहाँ ये आपकी ऑक्सिलरी बाइंडिंग हुई, ये आपकी मेन बाइंडिंग हो गई। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब आपकी जो मोटर है उसकी गति जब 75 से 80% तक हो जाती है, तो उस कंडीशन में होने के पश्चात ये क्या करता है, आपकी जो सपोर्टिंग बाइंडिंग ऑक्सिलरी बाइंडिंग है इसको डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। क्यों करता है, मैं कल इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि भाई जब एट द रनिंग कंटिन्यूअसली रनिंग में रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, तो रेजिस्टेंस हाई होने के कारण लॉस होगा, जो कि हम चाहते हैं। तो लॉस को कम करने के लिए हम यूज मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिस्कनेक्ट मतलब क्या करता है, सपोर्टिंग बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो देखो क्या करता है भैया, पहला देखो 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद चालू बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता है। चालू बाइंडिंग मतलब डिस्कनेक्ट द रनिंग बाइंडिंग, रनिंग बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट नहीं करता भाई, ये करता है सपोर्टिंग बाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी बाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्या है? डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग बाइंडिंग आफ्टर रीच 75 टू 80%। वही तो बताया कि 75 से 80% जो गति को प्राप्त कर लेगा, उसके पश्चात जो आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग है, दिखा है ना कि आफ्टर रीच 75% स्टार्टिंग बाइंडिंग, हाँ, स्टार्टिंग बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगला देखो भाई, क्वेश्चन देखो क्या इसमें, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीच 75% टू द 80% ऑफ ये जो है कि मतलब 75 से 80% गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करता है। एक्चुअली देखो ये क्या है, कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट। तो इसमें कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट तो जोड़ा ही नहीं। पहले यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर स्टार्ट रन वाला हो जाएगा CR, और ये जो है कि कैपेसिटर स्टार्ट वाला हो जाएगा CS। ये होगा इसका चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लगा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यहाँ पे लगा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या करता है, तो स्टार जो कैपेसिटर है उसको जो है कि डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, किस कैपेसिटर को? स्टार्टिंग कैपेसिटर को। तो ऑप्शन नंबर एक्चुअली बी गलत है, इसका बी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो है कि क्या है आपका कैपेसिटर स्टार और कैपेसिटर रन मोटर है।
तो 75 से 80% गति पहुंचने के बाद जो शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करता है। शुरुआती संधारित्र का मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर। शुरुआती संधारित्र का मतलब भाई जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, यानी इस कैपेसिटर को सीएस को डिस्कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई आपका राइट आंसर इसका होगा। अगला देख लो, 80 से 75 से 80% गति पहुंचने के बाद शुरू और चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई इसका राइट आंसर देख लेना, ठीक है, सी। अगला देखो, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज हैविंग वेरी हाई स्टार्टिंग टार्क देन एनी अदर टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर, यानी कौन सी वह सिंगल फेज मोटर होती है जिसकी जो स्टार्टिंग टार्क होती है अन्य सभी जो है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है भाई, हाई होती है। तो इन सब में देखो, क्या मैं आपको पिछली क्लास में नहीं बताया हूं कि जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो एसी प्लस डीसी दोनों पे वार करती है, और ये कौन सी है जो सीरीज डीसी सीरीज मोटर, कौन सी डीसी सीरीज मोटर जो होती है वही हमारी होती है यूनिवर्सल मोटर। हाँ, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि जब डीसी सीरीज मोटर का आप यूज करोगे तो उसमें जो है कि कम्यूटेशन होगा, स्पार्किंग होगी, लेकिन थोड़ा कम होगा क्योंकि इसमें इंडक्टेंस कम होगा। लेकिन जब आप एसी वर्क करा रहे हो तो उसमें इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अब इंडक्टेंस बढ़ेगा तो रिएक्टेंस वोल्टेज बढ़ेगा, रिएक्टेंस वोल्टेज बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा भाई आपका जो है कि ये क्या बोलते हैं, स्पार्किंग ज्यादा होगी। स्पार्किंग ज्यादा होगी तो उसको कम करने के लिए डीसी सीरीज मोटर में जो आपका ब्रश है उसका जो कंटेक्ट रेजिस्टेंस और अधिक बढ़ा के यूज किया जाता है। बस थोड़ा सा अंतर होता है कि उसका कंटेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, बाकी सेम वही होती है। तो आपको पता होगा भैया कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसकी स्टार्टिंग टार्क क्या होती है, उसके करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, एक सेकेंड, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब बताओ, जब करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा तो क्या मैं आपको डीसी सीरीज मोटर में ये ग्राफ नहीं बताया हूं, क्या मैं आपको ग्राफ नहीं बताया हूं कि इसका टार्क जो है, ये टार्क हो गया, ये करंट का बीच का ग्राफ लगभग ऐसा होता है। क्या मैं आपको नहीं बताऊं? आप बोलोगे हाँ सर, आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो टार्क होगी सबसे अधिक होगी किसकी, यूनिवर्सल मोटर की। किसकी, यूनिवर्सल मोटर की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो आपका रिलक्टेंस मोटर है, जो आपकी रिलक्टेंस मोटर के बारे में अभी मैं बताया, तो सबसे लो टार्क इसी का होता है। रिलक्टेंस मोटर का क्या होता है, सबसे लो टार्क होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि रिलक्टेंस मोटर का यूज वहां पे कहां किया जाता है, तो भाई वहां पे जहां पे कम स्टार्टिंग टार्क की जरूरत हो। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो, वेयर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर, यानी कैपेसिटर को सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कहां संयोजित किया जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा भाई होगा जिसको ये न पता हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा भाई होगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर न पता हो। मेरे भाई, सारे भाइयों लोग को पता है। ये मैं चित्र कितनी बार बना चुका हूँ। ये आपकी मेन बाइंडिंग हो गई, ये एक्सिलरी बाइंडिंग हो गई, और जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो एक्सिलरी बाइंडिंग के सीरीज में ही यूज होता है। एक्सिलरी बाइंडिंग के सीरीज में होता है। तो देखो, एक्सिलरी बाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग, दोनों का मतलब क्या है भाई, एक ही है। तो देखो, इन सीरीज विथ स्टार्टिंग बाइंडिंग, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, यानी सीरीज बाइंडिंग यानी स्टार्टिंग बाइंडिंग के क्या होता है भैया, सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या भाई आपका राइट आंसर। रनिंग बाइंडिंग के सीरीज में ऐसा गलत नहीं, ये पैरेलल में होता है। देखो, पैरेलल में, अगर यहाँ पे लिखता है कि रनिंग बाइंडिंग के पैरेलल में तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। तो ये गलत है, पैरेलल विथ, ये तो गलत ही है, इन पैरेलल विथ रनिंग बाइंडिंग, तो ये भी गलत है एक्चुअली, ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो, विच मोटर इज यूज इन टेबल फैन, यानी कौन सी मोटर होती है जो टेबल फैन में यूज की जाती है भाई। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि यूनिवर्सल मोटर तो हम यूज ही नहीं कर सकते। यूनिवर्सल मोटर आप जहां वहां पे करोगे जहां पे स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता बहुत ही अधिक हो। आप बोलोगे सर स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता हम डेली लाइफ में कहाँ सबसे अधिक होती है, तो आप फूड मिक्सर वगैरह देखते हो, जिसका मिक्सी बोलते हो, उसमें क्या करता है आप जो है कि जो मसाला वगैरह जो भी पीसना होता है सब ऑलरेडी डाल के उसके बाद जो है कि मोटर को स्टार्ट करते हो, उसकी तो उसको स्टार्टिंग टार्क की जरूरत पड़ती है, हाई हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत पड़ती है। तो यूनिवर्सल मोटर आपके मिक्सर वगैरह में यूज होगा, ठीक है, जहां पर स्टार्टिंग टार्क की जरूरत पड़ेगी। और जो है कि ईडी करंट मोटर या फिर हिस्टैरिसीस मोटर एक ही चीज है। थ्रेडेड पोल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन जो आप हमेशा और हमेशा यूज करते हो अपने घरों वगैरह में, टेबल फैन में या फिर चारा मशीन वगैरह में जो मोटर यूज होती है वो कौन सी होती है आपकी,
इंडक्शन मोटर, जिसको आप बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर या फिर परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ये फैन वगैरह में यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो व्हाट इज द इफेक्ट इफ कॉइल ग्रुप कनेक्शन इज रॉन्गली कनेक्टेड इन सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग, यानी रिवाइंडिंग करते समय क्या होगा यदि कॉइल ग्रुप का कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ जाए। तो पहले कॉइल ग्रुप का मतलब समझो मेरे भैया, आपको पता है, जैसे आपको पता है, ठीक है, जैसे आपको पता है कि सपोज दैट एक स्लॉट ये हो गया, एक स्लॉट ये हो गया, ठीक, एक स्लॉट ये हो गया, एक स्लॉट ये हो गया, आपने सपोज दैट वाइंडिंग कर दी, ठीक है भाई, कर दिया आपने। तो एक जब एक टर्न, ये तो क्या है, एक टर्न है, जब कई सारे टर्न को मिलाते हो तो क्या बनती है, कॉइल बनती है। क्या बनती है भैया, एक कॉइल बनती है। यानी जब टर्न, कई सारे टर्न को मिलाओगे तो क्या बनती है आपकी कॉइल। लेकिन जब कई सारे कॉइल को मतलब मिलाकर आप यूज करते हो तो क्या बनता है भैया, कॉइल ग्रुप बनता है। क्या बनता है, कॉइल ग्रुप बनता है। चलो दिख रहा है, ठीक। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जब कॉइल ग्रुप का कनेक्शन जो है गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। भाई जानते हो, जब कॉइल ग्रुप का कनेक्शन गड़बड़ हो जाएगा उस कंडीशन में होता क्या है, अगर नहीं पता होगा तो इस चीज को काफी ध्यान से समझ लेना, सुन लेना, कि कोई सा भी मोटर हो चाहे जनरेटर हो, हमेशा और हमेशा सभी मोटर जनरेटर में स्टेटर में बनने वाले या फिर फील्ड वाइंडिंग में बनने वाले पोलों की संख्या रोटर में या फिर आर्मेचर में बनने वाले पोलों की संख्या की इक्वल होती है हमेशा और हमेशा। अगर इक्वल नहीं है तो कभी भी आपकी जो मोटर होगी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो यही प्रॉब्लम है कि जब आपकी कॉइल वाइंडिंग में, ग्रुप कॉइल में जो है कि कनेक्शन उल्टा हो जाए तो पोल की संख्या चेंज हो जाएगी और मोटर आपकी कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। मोटर विल बी नेवर स्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भैया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, राइट आंसर। अगला देखो, लिखा है व्हाट इज द इफेक्ट, यानी क्या प्रभाव होगा, व्हाट इज द इफेक्ट इन रिपल्सन मोटर इफ द मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्टेड टू एन अदर साइड। यानी रिपल्सन मोटर यानी प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होगा यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाए, जो कि चित्र में दिखाया गया है। जो कि चित्र में दिखाया गया, मैं आपसे बोला था रिपल्सन मोटर के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कराऊंगा। तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा इधर देखो मेरे भैया, मैंने चित्र बनाया है 3 ठो। ये आपकी स्टेटर, जिसको आप बोलते हो फील्ड वाइंडिंग या फिर स्टेटर बोल दो, एक सेकेंड, इसको बोल दो आप फील्ड वाइंडिंग। ये आपकी रोटर हो गई, ये भी स्टेटर हो गया, ये भी, ये क्या हो गया, रोटर हो गया। सेम दैट उधर ही है। मैं 3 अलग अलग कंडीशन आपको दिखाया हूं। इसमें क्या है, पहले क्या होता है कि ये जो है कि आप ध्यान रखना, मैं बताया पहले बता चुका हूँ, हिस्टैरिसीस मोटर, स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर सारी जो है कि सिंक्रोनस मोटर है और सारी की सारी एसी पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये आपका स्टेटर हो गया, स्टेटर के बीच में रोटर होता है और इनके साथ साथ सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो है कि आपका कम्यूटेटर, ये है कम्यूटेटर। ये क्या भैया, कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर के बाद जो है कि आपका ब्रश भी लगा होता है, यानी जो यहाँ ये दिख रहा है क्या है, ब्रश है भैया। क्या है भैया, ब्रश है। और ये कम्यूटेटर ब्रश से क्या है, एक दूसरे से शॉर्टेड है। क्या है भैया, शॉर्टेड है। जब आप इसमें जो है कि सप्लाई दोगे इसके स्टेटर में, आप इसके स्टेटर में जो है कि सपोज दैट क्या कर दिए, सप्लाई दे दिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रोटेट जो है कि एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। आप बोलोगे हाँ सर, जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो सपोज दैट मैंने मान लिया ऊपर एन और नीचे एन पोल जो है जनरेट हो गया। जब एन और पोल, एन ऊपर और नीचे एस पोल जनरेट हो गया, तो मैं अभी बताया हूं कि जितने भी स्टेटर में पोल होते हैं उतनी पोलों की संख्या रोटर में भी होती है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है कि आपका जहां पे शॉर्ट हुआ है ब्रश, जहां पे शॉर्ट हुआ है, जहां पे कम्यूटेटर को ब्रश ने शॉर्ट किया है, वहां पे भी एक पोल जनरेट होगा, एन की साइड एन और एस की साइड एस। अब आप बताओ, जब एन की साइड एन और एस की साइड एस जो है कि जनरेट हुआ है तो इसमें कोई टार्क उत्पन्न होने वाला, आप बोलोगे सर नहीं होगा, आप बोलोगे सर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मोटर कभी स्टार्ट नहीं होगी, मोटर विल नेवर स्टार्ट, ठीक भैया, मोटर कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन आपने सेकंड कंडीशन में क्या किया, सेकंड कंडीशन में मेरे भाई स्टेटर तो जहां है ठीक है, लेकिन रोटर में जहां पे आपने ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर को शॉर्ट किया था उसके एंगल को चेंज कर दिया। जब आप उसके एंगल को देख रहे हो, यहाँ पे थीटा मैंने लिख दिया है कि एंगल को जब आप चेंज कर दोगे तो बताओ यहाँ पे एन यहाँ पर एस, लेकिन यहाँ पे एन और यहाँ पर अब एस यहाँ पे बन रहा है,
अब यानी यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब क्या है, आप सारे भाई लोग जानते हो, आप सारे भाई लोग मेरे जानते हो कि यहाँ पे जो एन एन है, यहाँ पर एस एस है, आप जानते हो कि जो सेम पोल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो विपरीत पोल होते हैं, अपोजिट पोल होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो दोनों पोल हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षित करने के कारण एक टार्क उत्पन्न होगा, एक टार्क उत्पन्न होगा। उसी टार्क के कारण आपकी जो है कि ये जो है कि रिपल्सन मोटर स्टार्ट होगी, यानी रोटेशन करना स्टार्ट होगी इस डायरेक्शन में। और वही क्रिया मैंने इसमें दिखाया है कि जब जो है कि आप इस डायरेक्शन में कर दो तो भी जो है कि आपकी रोटेशन कि आप डायरेक्शन मतलब यानी मोटर जो है कि रोटेट करने लगेगी। यहाँ पर एन बनेगा और यहाँ पर यस बनेगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। तो आपसे अगर सब सोचो, लेकिन ये जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, रोटेशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ दे, अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ दे कि भाई जो रिपल्सन मोटर है उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करना है, तो आप क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करना है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करने के लिए जो आपने मतलब जो शॉर्ट किया है कार्बन ब्रश को, उसको जो है कि चेंज कर दो। उसको क्या करोगे, चेंज करोगे। जैसे उसको चेंज करोगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। तो ये रही आपकी रिपल्सन मोटर की थोड़ी सी छोटी सी कहानी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रिपल्सन मोटर में क्या प्रभाव होगा यदि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाए। भाई अभी बताया कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अभी तो बताया डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, ऑप्शन नंबर ए ही आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, राइट आंसर। अगला देखो क्या है, रोटेशन की दिशा समान रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, रोटेशन की दिशा समान नहीं रहेगी, भी बताया। नेक्स्ट क्या है, मोटर स्पीड इंक्रीज फ्रॉम रेटेड स्पीड, यानी रेटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड पे घूमेगी, चलने लगेगी। ऐसा कब होता है जब आप जो है कि सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोटर स्पीड विल रिड्यूस फ्रॉम रेटेड स्पीड, यानी रेटेड स्पीड से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये कब होता है, जब जो है कि सप्लाई वोल्टेज का आप जो है कि डिक्रीज करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा भैया, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसको जो है कि आप लोग जो है कि चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अगला देखो, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच नॉट डिस्कनेक्टेड आफ्टर द मोटर स्टार्ट, यानी मोटर शुरू होने के पश्चात यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। मैं अभी बताया मेरे भैया, मैं आप सारे भाइयों को बता चुका हूं, कितनी बार बता चुका हूं कि ये आपकी जो है कि स्टार्टिंग बाइंडिंग हो गई, और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये जो है कि आपकी मेन बाइंडिंग हो गई, ये आपकी मेन बाइंडिंग हो गई, आपने यहाँ पर से सप्लाई दिया है। वहीं आपसे पूछ रहा है सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इसको आज आप ओपन नहीं करते हो, बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि 75 से 80% स्पीड हो जाती है तो उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो क्यों, अगर ना करें तो क्या होगा, ना करें मेरे भाई तो अभी बताया हूं कि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होगा इसका मतलब यह है कि H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर RT, यानी जूल का नियम यही तो बोलता है कि यदि रेजिस्टेंस जो है कि ज्यादा हो तो वहां पे क्या होगी, हीट उत्पन्न होगी, और हीट उत्पन्न होगी मेरे भैया तो आपको पता है कि हीट उत्पन्न होने का मतलब क्या है, बाइंडिंग जल जाएगी। तो आप देखो बाइंडिंग कौन सा जला रहा है भैया, ऑप्शन नंबर पहला देखो, मोटर विल रन नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं भाई, नॉर्मल नहीं रन करेगी, कुछ टाइम तक रन करेगी, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी मोर हीटेड एंड द मोटर विल बी बर्न आउट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोटर विल स्टॉप इमीडिएटली, शीघ्रता से रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, जलने के बाद ही रुकेगी, ठीक है। अगला देखो, स्टार्टिंग बाइंडिंग विल बर्न आउट, भाई तुम्हें बताया हूं कि स्टार्टिंग बाइंडिंग आपकी बर्न आउट हो जाएगी, यानी आप जल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्सन मोटर इज टू बी रिवर्स्ड, यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किसके रिपल्सन मोटर को कैसे चेंज किया जाता है। तो क्या मैं आपको अभी नहीं बताया, कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसकी डायरेक्शन को आप जो है कि चेंज कर दो तो आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। क्या मैं अभी आपको क्लियर नहीं बताया, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बताया। तो देखो भैया, बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस पहला है, दूसरा है बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई। मैं इस क्वेश्चन को न जाने कितनी बार बता चुका हूं कि कोई सी भी मोटर हो उसके सप्लाई टर्मिनल को आप चेंज करके कभी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल ही गलत आंसर है। अगला देखो, बाय चेंजिंग द मेन बाइंडिंग टर्मिनल को चेंज करके, ऐसा कुछ नहीं है। बाय चेंजिंग द कंपनसेटिंग बाइंडिंग टर्मिनल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया, आपका राइट आंसर होगा, यानी ब्रश के एक्सिस को चेंज करके आप जो है कि क्या चेंज कर सकते हो, रिपल्सन मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा,
व्हाई ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो क्यों एक कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच गति नियंत्रण विधि में जो है क्या आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जुड़ा होता है। तो एक चीज भाई ध्यान दो कि जो ये मेथड होती है ये किसमें यूज होता है, आप बोलोगे सर ये होता है डीसी सीरीज मोटर में। जैसे कि ये आपने डीसी सीरीज मोटर ले लिया, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर ले लिया, आप इसमें जो है कि कंट्रोलिंग कर रहे हो, कौन सी कंट्रोलिंग कर रहे हो, फील्ड कंट्रोलिंग कर रहे हो। कौन सी कंट्रोलिंग कर रहे हो भाई, फील्ड कंट्रोलिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लगाते हो एक कैपेसिटर, क्या लगाते हो, एक क्या लगाते हो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हो। तो जब आप दिख रहा है ना भाई, चलो वहां दिख रहा है, जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हो तो आप जानते हो स्विच का क्या है, स्विच का काम है भाई ओपन होना क्लोज होना। आप जानते हो जब ओपन होगा क्लोज होगा तो जाहिर सी बात है स्पार्किंग होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगी। जब ओपन होगा क्लोज होगा स्पार्किंग होंगे मेरे भैया, तो उस कंडीशन में उस स्पार्किंग के कारण जाहिर सी बात है कि क्षति होगी। तो उस स्पार्किंग को खत्म करने के लिए इसके पैरेलल में आप कैपेसिटर कनेक्ट करते हो। क्या कनेक्ट करते हो भैया, पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट करते हो। किसके किसके, जो है कि आपके क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल स्विच में। तो देखो क्यों कनेक्ट करते हैं, टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, गलत बात है। टू परफेक्ट फ्रॉम ओवरलोडिंग, ये भी गलत बात है। नेक्स्ट क्या है, टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। टू रिड्यूस द स्पार्क इन कंटेक्ट, यानी कंटेक्ट में स्पार्किंग को खत्म करने के लिए, यानी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है आपका कैपेसिटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भैया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हाट इज द इफेक्ट इफ सम स्लॉट इन अ स्प्लिट फेज मोटर लेफ्ट आउट विदाउट बाइंडिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंसेंट्रिक बाइंडिंग, यानी यदि आप कंसेंट्रिक बाइंडिंग कर रहे हो तो बाइंडिंग करते समय स्प्लिट फेज मोटर में यदि कुछ बाइंडिंग को खाली ही रख दिया जाए तो क्या होगा। भाई ध्यान देना, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसको ही तो आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, यानी कुछ जगह सॉरी वेब बाइंडिंग भी इसको बोल दिया जाता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जैसा पहले वर्क कर रहा था वैसा भी आज भी वो वर्क करेगा, यानी समान रूप से पहले जैसे चल रहा था वैसे वर्क नॉर्मली। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा और देखो और जवाब दो। हाउ द रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी सेपरेटेड इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर। अभी मैं बताया मेरे भैया, अभी मैं बताया कि जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच कंट्रोल मेथड है वो किसमें यूज किया जाता है, आप बोलोगे सर यूनिवर्सल मोटर में। और यूनिवर्सल मोटर होता कौन सा, मैं आपको ये भी बता दिया कि जो आपकी डीसी सीरीज मोटर है उसी को ही तो आप यूनिवर्सल मोटर करते हो। तो अभी मैं बताया कि जब स्विच कंट्रोल मेथड करते हो तो इसमें यहाँ पे सपोज आपने एक स्विच लगा दिया सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरे भाई स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग खत्म करने के लिए आप जो है कि कैपेसिटर लगाते हो। तो पूछ रहा है कि वो पूछ रहा है कि कैपेसिटर कैसे लगाते हो, यहाँ पे दोनों तरफ लगाते हो या फिर पैरेलल में इसको बोल सकते हो, क्या पैरेलल में बोल सकते हो। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो देखो भाई, बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी कैपेसिटर के दोनों ओर जो है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के दोनों ओर कैपेसिटर यूज करके। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, राइट आंसर जो पहला ही। अगला क्या है, अपकेंद्री स्विच के साथ सीरीज में ऐसा कुछ नहीं, देखो अपकेंद्री साथ सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है। देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ जोड़कर, तो ऐसा ये तो देखो फिक्स ही है, इसमें तो कोई ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। आपको सारे भाई लोग पता होगा कि जो इंटरपोल होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में ही होती है। ये तो मैं ऑलरेडी जो है कि डीसी मोटर में आपको काफी डिटेल में बता दिया हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाई कनेक्टिंग इंडक्टर इन सीरीज विद द सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ऐसा कुछ नहीं भाई। इंडक्टर जो है कि आपको बढ़ा देगा और क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर। अगला देखो, Which formula is used to calculate EMF per phase in ideal alternator। तो भाई देखो, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक मिनट बता दूं कि आपका ये चैप्टर जो इंडक्शन मोटर से था, इंडक्शन मोटर का जो चैप्टर का लगभग सारे क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन क्या है खत्म हो चुके हैं। तो ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अल्टरनेटर। क्या स्टार्ट हुआ भैया, अल्टरनेटर, जिसको आप जो है कि सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हो, ठीक है। तो देखो कौन सा फार्मूला होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड ज्ञात करने के लिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, आप डोंट वरी। क्या होता है, 4.44
एफ एन फाई एम, ठीक है। या फिर आप जो है कि एन का यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न होता है तो एन को आप टी भी टर्न यहाँ पर लिख दिया है, तो देखो 4.44 एफ टी फाई एम। यहाँ पे फाई एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स, ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स होता है। इसी से रिलेटेड जो है कि सेम टू सेम जो है कि फार्मूला होता है उसमें ट्रांसफार्मर में, तो वहां पे फाई एम नहीं होता है बल्कि केवल फाई आरएमएस होता है। क्या होता है भैया, फाई आरएमएस होता है। तो देखो इक्वल टू 4.5 एफ टी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमको यहाँ पे बटे में है, ये भी बटे में है, 2.2 गलत, ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भैया, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो Which rule is used to define the direction of induced EMF in alternator? अल्टरनेटर क्या है, आप बोलो, मैं बताया कि अल्टरनेटर क्या है, आप एक प्रकार जनरेटर ही है, सिंक्रोनस जनरेटर ही है। तो उसमें पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए कौन सा रूल यूज किया जाता है। तो क्या बताओ मेरे भैया, मैं आपको जो है कि डीसी मोटर और जनरेटर में डिटेल में नहीं बताया कि जब आप ध्यान रखो कि जनरेटर को किस हाथ से घुमाते हैं, आप बोलोगे राइट हैंड से, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए राइट हैंड रूल लगेगा। मोटर में जो सूटा फ्लेमिंग जो है कि लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो बताओ फ्लेमिंग कौन सा रूल लगेगा भाई, आप बोलोगे सर राइट हैंड रूल लगेगा, आप बोलोगे सर राइट हैंड रूल लगेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भैया, राइट है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का ये कौन सा पार्ट है, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल बता दूं। देखो जो कोई सा भी आपको मैं बताया हूं कि जनरेटर हो चाहे मोटर, उसमें दो चीज कॉमन होती है, एक जो है कि फील्ड वाइंडिंग, एक जो है कि आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या करता है, जो है कि पोल जनरेटर का काम, जनरेशन का काम करता है, और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो जो है कि सप्लाई, लोड को सप्लाई देने का काम करती है, ठीक है। तो इसकी संरचना यानी अल्टरनेटर की संरचना और जो है आपकी क्या बोलते हैं इसको, जितने भी इंडक्शन मोटर या फिर जनरेटर हो गया, उसकी संरचना में कोई विशेष डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है, थोड़ा सा अंतर ये मेरे भाई, कि जो आपकी इंडक्शन मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, फिर डीसी सीरीज मोटर जनरेटर हो गया, उसमें जो फील्ड वाइंडिंग की जाती है स्टेटर पे की जाती है, लेकिन अल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस मोटर या फिर सिंक्रोनस जनरेटर में हमेशा और हमेशा जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो रोटर पे की जाती है, लेकिन जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेटर पे की जाती है। सबसे बड़ा अंतर यही है, सबसे बड़ा अंतर यही है। और मैं इसमें दो प्रकार के जो है कि स्पेशली रोटर यूज किए जाते हैं, मैं उस दो रोटर को आपको सामने रखा हूं। पहला क्या है, पहला क्या है मेरे भैया, पहला है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसका नाम, जो है कि सिलेंट पोल रोटर। क्या है, सिलेंट पोल रोटर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर। क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर, ठीक है। इसमें दोनों में अंतर क्या है, चित्र से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भैया इसका जो लेंथ और डायमीटर, लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो होता है, सॉरी डायमीटर और लेंथ का जो रेशियो होता है वो 5 से 6 होता है, 5 से 6 होता है। लेकिन इसमें जो होता है लेंथ और डायमीटर का रेशियो जस्ट उल्टा होता है, वो 5 से 6 होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है और चौड़ाई क्या होती है, डायमीटर यानी ये वाला एरिया, ये एरिया बहुत ही कम होता है। यानी इन दोनों का रेशियो क्या होता है, 5 संबंधे 6। और इसमें जस्ट विपरीत होता है, इसमें जस्ट विपरीत होता है, डायमीटर और लेंथ का जो रेशियो होता है 5:6। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी सिलेंट पोल रोटर है वो काफी जो है कि चौड़ाई में रहेगी ऐसे में, लेकिन उसकी लेंथ है वो कम रहेगी। ये क्या है, जस्ट विपरीत, ये जस्ट विपरीत देख रहे हो, ऐसा लंबाई में रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों में क्या है, अंतर है। इसको हमेशा और हमेशा यूज किया जाता है हाइडल पावर प्लांट में, या फिर जिसको आप हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हो, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इसको यूज किया जाता है स्टीम पावर प्लांट में। स्टीम पावर प्लांट में मतलब जहां पे भाप से जो है कि आपका क्या बनता है, बिजली बनती है। तो वहां पे जब स्टीम पावर प्लांट में आप जानते हो कि गवर्नर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो है कि भाप की जो स्पीड है उसको फास्ट कर सकते हो, तेज मतलब स्लो कर सकते हो। तो क्या होगा, जब वो टरबाइन पे चलेगा, टरबाइन से कपल्ड होता है आपका जो है कि रोटर, तो रोटर की जो स्पीड को कम ज्यादा आसानी से कर सकते हो। तो इसमें जो पोल की संख्या होती है, पोल की संख्या होती है मेरे भैया बहुत ही कम होती है। क्या होती है, कम होती है, 2 या 4 होती है इसमें। लेकिन आप जानते हो हाइड्रो पावर प्लांट में मेरे भाई
पानी जब किसी हाइट से गिर रहा है तो जितने भी हाइट से गिर रहा है वो फिक्स है, उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो भी फिक्स है। तो लगने वाला जब फोर्स फिक्स है, इसका मतलब यह है कि इसकी स्पीड क्या होती है भैया, स्पीड क्या होती है, बहुत स्लो होती है। क्या होती है? स्लो होती है। तो यहाँ पे पोल की संख्या बहुत ज्यादा रखते हैं, पोल की संख्या क्या क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। आप बोलोगे क्यों रखते हैं सर? आप जानते हो मेरे भैया सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर 120 एस अपॉन पी होता है। तो आप जो है कि आपको सपोर्ट दैट सिंक्रोनस स्पीड जो है कि 120 एफ अपन पी, 120 एफ अपन पी। तो जब आप जो है कि पोल की संख्या को बहुत जो है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है कि आपको स्पीड जो है कि हाई प्राप्त, स्लो स्पीड क्या है आपकी, बहुत स्लो है यानी कम है। जब स्पीड कम है तो आपको जो है कि पोल की संख्या अधिक से अधिक रखोगे तभी जो है कि आप जो है कि सिंक्रोनस स्पीड प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या जस्ट विपरीत होता है, इसमें क्या होता है, जस्ट विपरीत होता है। तो सिंक्रोनस स्पीड के लिए फार्मूला होता है, याद रखना, सबको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया जो आपकी सिंक्रोनस मोटर या फिर जनरेटर है हमेशा और हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलती है और इससे कम स्पीड पे नहीं चलती है। तो एक चीज और ध्यान रखना कि जो इसकी रोटर है ये सॉलिड जो है कि स्टील की बनाई जाती है, लेकिन जो इसका रोटर है वो सॉलिड स्टील का ना बना करके पतली पतली पत्तियों को जो है कि एक दूसरे से लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। जैसे कि आप इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, जनरेटर या फिर जो है कि ट्रांसफार्मर वगैरह बनाते थे वैसे। लेकिन ऐसा इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो है कि सॉलिड बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पे जो है कि जब हमिंग होता है यानी स्पीड जब थोड़ा बहुत लोड पड़ने पर बढ़ती है फिर घटती है, तो यहाँ पर जो है कि इंडक्शन सॉरी ईडी करंट उत्पन्न होने के लिए किया जाता है। तो ईडी करंट जो होती है वो डैम्पिंग टार्क उत्पन्न कर लेते हैं और वो डैम्पिंग टार्क ही है जो इसको स्पीड को कंट्रोल करता है यानी कांस्टेंट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि ईडी करंट जो है कि इसके पूरे कोर में ही उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमारी जो है कि थ्योरी क्लास नहीं है, हमारी जो है एमसीक्यू क्लास है। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा। तो जो ये है आपका सिलेंट पोल रोटर है, ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्टरनेटर के भाग का क्या नाम है, यानी इस भाग का क्या नाम है, इस भाग का क्या नाम है। तो भाई देखो और बताओ। ठीक है, तो मैं अभी बताया कि ये क्या अपना सिलेंड्रिकल सिलेंट पोल है। क्या है? सिलेंट पोल रोटर है, सिलेंट पोल रोटर है। ठीक है, तो स्टेटर तो है नहीं, स्टार्टर तो है नहीं, इसमें ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भैया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो क्या है। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। ये तो वही पुराना वाला आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर ये है कि ये यहाँ पे दिया है, देखो होता है इक्वल टू 4.44 एफ एन हाई एम इंटू के डब्ल्यू होता है। और के डब्ल्यू मतलब वाइंडिंग फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू पिच फैक्टर, इन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर। इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू 4.44 इंटू एफ इंटू एन। एन का मतलब यहाँ पे जो है कि टी दिया, यानी टर्न, टर्न का मतलब वही मैं एन बोल रहा हूँ वो टर्न बोल रहा है। ठीक है, इसको टी लिखो इंटू फाइव इंटू के डी इंटू के पी, ये आपका फार्मूला होगा। ये क्या होगा, फार्मूला होगा। तो केडी और केपी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, वो जो है कि पिच फैक्टर है। तो पिच फैक्टर क्या होता है जो है कि आप लोगों को पहले पता हो चुका होगा, या फिर मैं बताया दूंगा कि पिच फैक्टर जो होता है मेरे भाई वाइंडिंग फैक्टर और पोल पिच के रेशियो को बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग बटे फुल पिच वाइंडिंग। तो ये होता है, इन दोनों का गुणनफल के डब्ल्यू होता है। तो देखो 4 इज इक्वल टू 2.8, तो गलती हो गया। देखो यहाँ पर के डी के टी है, एफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो गलत है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भैया, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। देखो अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जिनको नहीं पता होगा अच्छी बात है, पता होगा अच्छी बात है। ये मेरे ख्याल से काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो देखो आपका ट्रांसफार्मर होता है और जो आपकी अल्टरनेटर होती है, इन दोनों की रेटिंग किसमें दी जाती है, केवीए में यानी किलो वोल्ट एम्पियर में। और किलोवाट और मेगावाट, तो देखो किलोवाट और मेगावाट दोनों, किलो और मेगा का अंतर है।
ये जो है कि आपकी पावर प्लांट की जो है रेटिंग दी जाती है, या फिर जो है कि मोटर की रेटिंग को दिया जाता है इसके हेल्प से, और इसके भी जो है कि मोटर की इससे भी मोटर की रेटिंग दी जाती है। और केवी यानी किलो वोल्ट, वोल्ट तो भाई ये तो वोल्टेज मापता है, वोल्ट मीटर की रीडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो which formula is used to calculate the percentage voltage regulation in alternator, यानी अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन को गणना करने के लिए निम्न कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखो, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है समझो, कुछ मतलब नहीं होता, छोटा सा मैं बताऊंगा समझ जाओगे। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये है कि जैसे आपके घर पे सप्लाई वोल्टेज आ रहा है सिंगल फेज 230 वोल्ट, मैंने मान लिया कितना आ रहा है 230 वोल्ट, तो क्या आप चाहोगे कि जो है कि ये कभी 235 वोल्ट या फिर 225 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट 220 वोल्ट हो जाए। आप बोलोगे सर कांस्टेंट वोल्टेज हमको चाहिए, आप बोलोगे सर हमको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज वेरी कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो वोल्टेज को वेरी नहीं करना चाहिए। आप सोचोगे हमेशा और हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज हमको मिले। तो जो फिक्स वोल्टेज होता है, यानी जिसको आप रेटेड वोल्टेज बोलते हो या फिर नो लोड वोल्टेज बोलते हो या फिर जो भी बोलो, उस वोल्टेज से आपको जो मिलने वाला वोल्टेज है वो कितना चेंज हो रहा है, वही अपना क्या कहलाता है, वोल्टेज रिलेक्शन। क्या जो रेटेड वोल्टेज है उस वोल्टेज से आपको जो मिलने वाला वोल्टेज वो कितना चेंज हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप बताओ कि क्या आप चाहोगे कि वोल्टेज चेंज हो बार बार, नहीं, आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है मेरे भैया, इसका मतलब यह है कि आप सोचते हो, आप चाहोगे कि आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है, क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन है वो कितना होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए मतलब 0% होना चाहिए। ये बेस्ट है, ये क्या है, बेस्ट है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। तो देखो, और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि भाई मेरे, जो आपके ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन और इसका वोल्टेज रेगुलेशन के फार्मूले में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसका जो नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहता है, यानी नो लोड वोल्टेज और जो फुल लोड वोल्टेज होता है वो लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन लेकिन जो आपके जनरेटर है यानी अल्टरनेटर है, इसका नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज में काफी डिफरेंस होता है। क्या होता है, काफी डिफरेंस होता है। इसलिए जब आप जो है कि ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन लेते हो, जब आप ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन लेते हो मेरे भाई, तो वो नो लोड के सापेक्ष लेते हो, लेकिन जनरेटर यानी अल्टरनेटर के लिए फुल लोड के अकॉर्डिंग जो है लेते हो। यानी जो भी नो लोड माइनस भी फुल लोड बटे भी फुल लोड, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लेकिन यदि यही ट्रांसफार्मर के लिए आपके वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला पूछ दिया जाए मेरे भैया, तो ये क्या होता है, भी नो लोड माइनस भी फुल लोड बटे भी नो लोड इंटू 100। यानी नो लोड पे आपका वोल्टेज कितना था और फुल लोड पे कितना वोल्टेज आ रहा है। जैसे आपको नो लोड पे आपको जो है कि 120 वोल्टेज मिलने वाला था, लेकिन जब आपने फुल लोड लगा दिया तो आपको 100 ही मिल रहा है। तो ये नो लोड पे कितना था, 120 इंटू 100। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन यदि यही आपके अल्टरनेटर के लिए हो जाए तो 120 के स्थान पर 100 यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भैया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो 1000 आरपीएम पर 6 पोल वाले एक अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या मैं आपको ये नहीं बताया हूं कि अल्टरनेटर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमता है, और सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला 120 F/P होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बताया। इसका मतलब है मेरे भैया कि सिंक्रोनस स्पीड का मतलब 1000 हो जाएगा, 120 के स्थान पे 120 रहेगा। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा ही है तो फ्रीक्वेंसी के स्थान फ्रीक्वेंसी रहने दो। पोल का मान दिया है 6, तो 6 दूने 12, ये सुनना है 10 से कट जाएगा, टू आ जाएगा 100/2, दैट मीन्स 50 हर्ट्ज। दैट मीन्स 50 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग टू पोल्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर 2 पोल वाले अल्टरनेटर की गणना करिए। तो आपको गति की गणना करना है यानी एनएस की गणना करना है, तो भाई लगा लो
120f/p, इसमें क्या ही है? आप बोलोगे सर ये तो हम सभी भाई लोग जानते हैं, हम बोलेंगे बिल्कुल जानते हो भाई। चलो, तो फ्रीक्वेंसी का मान आपने 50 रख दिया, पोल का मान आपको दिया है 2, कर दो 2 छक्के 12, तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 50, तो 6 30 और डबल जीरो, यानी 3000 आरपीएम आपने निकाल दिया। क्या भाई? 3000 आरपीएम निकाल दिया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई? राइट आंसर। अगला देखो, चलो, तो ये आपका जो है कि अल्टरनेटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। आगे की वीडियो में आपकी क्लासेस में आपका जो है कि अल्टरनेटर ही कंटिन्यूसली चलने वाला है, ठीक है। और ये ध्यान रखना भाई, अल्टरनेटर से काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी बेहतर समझ में आया होगा। मैं अपनी तरफ से काफी कोशिश किया हूं आप लोगों को बेहतर समझ में आया, ठीक है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आज के लिए धन्यवाद।